स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ IAS। स्टडी IQ IAS में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम यहां पर इकोनॉमिक सर्वे की सीरीज पे चैप्टर वाइज कवरेज कर रहे हैं। ये जो कवरेज है ये MCQ के बेसिस पे है, जो कि एक बहुत ज्यादा हाईली एप्लीकेशन बेस्ड कवरेज रहेगी। यहां से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे एग्जाम में देखने के लिए, तो जरूर इस सीरीज को आप सब्सक्राइब करें, देखें, इसके क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करें। दिस इज द सीरीज ऑन इकोनॉमिक सर्वे। तो हम 2 चैप्टर्स कवर कर चुके हैं, अभी हम चैप्टर 3 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है फिस्कल डेवलपमेंट्स रेवेन्यू रिलिश। तो ये जो पूरा चैप्टर है, इस पे कॉन्सेप्ट्स पे हमने MCQs बनाए हैं जो कि भारत सरकार की फिस्कल पॉलिसी पे डिपेंड करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, स्टडी IQ IAS पर हम GS फाउंडेशन और कई अन्य कोर्सेज करवाते हैं। तो GS फाउंडेशन का जो बैच है वो ऑलरेडी लाइव है प्लेटफॉर्म पे। 2024 और 2025, 2024 और 2025 दोनों एस्पिरेंट्स के लिए ये चीज लाइव है। आप इन बैचेस को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर आपको बहुत हाई क्वालिटी टीचिंग, तकरीबन 1000 घंटे की लाइव टीचिंग, जिसमें पूरा सिलेबस जनरल स्टडीज का, प्रीलिम्स का और मेंस का कवर करवाया जाएगा। उसी के साथ साथ लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस करवाए जाएंगे, फुल लेंथ टेस्ट MCQ वाइज जो कि प्रीलिम्स के लिए होंगे, और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मेंस के लिए भी आपको करवाई जाएगी। और अगर कोई कसर बाकी रह गई है तो प्रिपरेशन के साथ भी और क्लासेस के बाद भी एग्जाम तक आपको मेंटरशिप सेशंस भी उपलब्ध रहेंगे। ये सारी ही चीजें एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे हम आप लोगों तक लेकर आए हैं, सिर्फ और सिर्फ 19,000 रुपए में, अगर आप मेरा कोड यूज करें जो कि है सांघी लाइव। सांघी लाइव मेरा कोड है, डेफिनेटली उसको यूज करें। ये जो बैच है ये स्टार्ट हो रहा है 5 मार्च, 5 मार्च से ये बैच जो है स्टार्ट हो रहा है। इस बैच को जरूर सब्सक्राइब करें, और इसी के साथ साथ आप मेरे जितने PDFs हैं वो यूज कर सकते हैं, वो डाउनलोड कर सकते हैं इस टेलीग्राम हैंडल से, आयुष सांघीज IAS अकेडमी। यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम आयुष सांघीज IAS अकेडमी। और इसके साथ साथ आप मुझसे अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी जुड़ सकते हैं फॉर एक्सट्रीम गुड वैल्यू एडेड कंटेंट। तो आइए शुरू करते हैं MCQ सीरीज और देखते हैं कि यहां पे क्या क्या इंफॉर्मेशन एग्जाम ओरिएंटेड या एग्जाम बेसिस पे आपके लिए रेलेवेंट रहेगी। व्हाट ऑल इज रेलेवेंट फॉर यू। जो चार्ट आप देख पा रहे हैं ये रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफिसिट्स के बारे में बात करता है। कुछ ही चीजें यहां पर ऐसी हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा, फिर जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको इन चीजों का लॉजिक पता चलेगा। इस चैप्टर के लिए बेसिक चीज है फिस्कल पॉलिसी के कॉन्सेप्ट्स को पता होना, राइट। तो रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स, तो रेवेन्यू रिसीट्स होती है एक बहुत रेलेवेंट टर्म होती है सरकार के लिए, क्योंकि सरकार की रिसीट्स 2 तरीके से डिवाइडेड होती है, रेवेन्यू और कैपिटल। तो रेवेन्यू रिसीट्स होती है जिसमें टैक्स रेवेन्यू होता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है। तो ग्रॉस टैक्स, नेट टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, 2 तरीके की रिसीटें होती हैं। तो आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में 21.68 लाख करोड़ थी, और फाइनेंशियल ईयर 23 में 22 लाख करोड़ के आसपास है। क्रॉस टैक्स नेट टैक्स रेवेन्यू जो है आप 18,20,000 करोड़, जो कि बढ़ के 19,35,000 करोड़ होने वाला है। ये 2023 की फिगर्स है, फाइनेंशियल ईयर 23 जो कि शुरू होने वाला है। नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स 39,000 करोड़ से 79,000 करोड़, बहुत बड़ा जंप है, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कैपिटल रिसीट्स जो कि डेट की है वो तो आपने लोन लेके ली है, ये नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स है। सो दीज आर द कैपिटल रिसीट्स विच इज वेरी गुड। भारत सरकार का टोटल एक्सपेंडिचर कितना है? 37.94 लाख करोड़ जो है भारत सरकार का टोटल एक्सपेंडिचर था इस साल, और आने वाले साल में यह बढ़ के हो जाएगा 39.45 लाख करोड़। और GDP एट मार्केट प्राइस आप देख पा रहे हैं, ये चीज थी 236 लाख करोड़ की, और ये बढ़ के 258 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगी। इसका मतलब भारत की नेशनल इनकम बढ़ने वाली है। अभी हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तो है ही, आगे चल के शायद एक आध साल में हम 4th लार्जेस्ट पोजीशन पर भी पहुंच सकते हैं। इसी के साथ साथ जो एक और इंपॉर्टेंट फिगर है वो है फिस्कल डेफिसिट।
फिस्कल डेफिसिट जो है 15.87 लाख करोड़ का है, जो कि बढ़ के 16,61,000 करोड़ हो जाएगा। तो ये चीजें हैं, ये भी देखने वाली चीजें हैं, समझने वाली चीजें हैं, इंपॉर्टेंट है। ये फिगर्स मैंने आपको ब्रॉडली दिखाई है, रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स, एक्सपेंडिचर, डेफिसिट एंड जीडीपी एट एमपी। तो आप देख सकते हैं ये परसेंट ऑफ जीडीपी पे है। तो आप देख सकते हैं यहां पर फिस्कल डेफिसिट की फिगर क्या कहती है, ये 6.7% पे है, आने वाले टाइम में 6.4% होने की संभावना है। और प्राइमरी डेफिसिट जो है वो 3.3% है, 2.8% होने की संभावना है। दोनों डेफिसिट्स कम हो जाएंगे तो हम एफआरबीएमए के टारगेट्स को अचीव कर पाएंगे, यानी फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट। इस चीज को ध्यान रखिएगा। सो डेफिसिट्स को जीडीपी के तौर पे हमेशा देखा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो पहला सवाल आप देख सकते हैं आपके सामने है, ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2019 टू 23, इस 4 साल के पीरियड में नॉमिनल जीडीपी ग्रू फास्टर देन जीएसटी कलेक्शन। नॉमिनल जीडीपी का मतलब होता है जीडीपी एट करंट प्राइसेस। जीडीपी एट करंट प्राइसेस भी ग्रो करा है और जीएसटी कलेक्शन भी ग्रो करा है। जीएसटी कलेक्शन इनफैक्ट रिकॉर्ड टाइम हाई पे है। सवाल यह है कि इसकी जो ग्रोथ है इससे फास्ट है, मतलब इससे ज्यादा है, और इससे ज्यादा जल्दी हुई है। इफेक्टिव जीएसटी रेट हैज फॉलन फ्रॉम 14.4% टू 11.6% इन 2019। ऐसा कहा जाता है, दिस इज समथिंग विच इज स्टेटेड। हमें यह बताना है इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। लेट्स हैव अ लुक। देखिए, दोनों चीजें ग्रो करी है। आप नॉमिनल जीडीपी ग्रू विच वॉज अराउंड 10.9%, इफेक्टिव जीएसटी रेट जो है वो 14.4% से करके 11.6% पे आ गया है, लेकिन अभी भी ये नॉमिनल जीडीपी से ज्यादा है। नॉमिनल जीडीपी तकरीबन 11% पे ग्रो करा है, जबकि ये 11.6% पे ग्रो करा है। गिरने के बाद भी ये नॉमिनल जीडीपी से ज्यादा है। सो इट ग्रू एट अ स्लोअर सीएजीआर इन द पोस्ट जीएसटी ईयर्स। हाउएवर जीएसटी कलेक्शंस हैव ग्रोन टू 10.9%। तो ये आप ध्यान रखेंगे, दिस इज समथिंग विच इज इनकरेक्ट, क्योंकि ये जो है जीएसटी कलेक्शन जो सवाल पूछा गया है यहां पे, दैट नॉमिनल जीडीपी ग्रू फास्टर, ये गलत हो जाता है, इट ग्रू स्लोअर। और इफेक्टिव जीएसटी रेट जो है 14.4 से 11.6 हो गया है। इस स्टेटमेंट को ध्यान रखिएगा, इस टाइप के स्टेटमेंट्स की आने की संभावना ज्यादा रहती है। जीएसटी रेट कम हुआ है लेकिन जीएसटी कलेक्शंस बढ़े हैं, इसका ध्यान रखिएगा। जीएसटी कलेक्शंस जो है वो 1.5 लाख करोड़ के आसपास, हर महीने 1,40,000 से 1.5 लाख करोड़ के आसपास कलेक्शंस हो रहे हैं, विच आप सरकार तो ये बोलेगी कि हमने एस्टिमेट और ज्यादा करा था, लेकिन हम उस पर ना जाएं, हम ये देखें कि यहां पे कलेक्शन ज्यादा हो रहा है, वही बहुत बड़ी बात है। पर 1.5 लाख करोड़ पर मंथ का कलेक्शन बहुत अच्छा कलेक्शन है। इसका मतलब उतने के गुड्स एंड सर्विसेज सेल हो रहे हैं, तभी जीएसटी आता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ध्यान रखिएगा। इसके बाद दूसरे सवाल पे आते हैं, बात हो रही है टैक्स बॉयंसी की। सो जीएसटी कलेक्शन हैज लोअर बॉयंसी देन प्री जीएसटी सिस्टम। तो प्री जीएसटी सिस्टम जो थे वो कई इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, एक्साइज ड्यूटी, वैल्यू एडेड टैक्स, ऑक्ट्रॉय वगैरह वगैरह, सेल्स टैक्स। बॉयंसी ऑफ जीएसटी कलेक्शंस फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 19 टू 23 इज 1.1। तो दो स्टेटमेंट्स हैं, बताना यह है कि दोनों में से कौन से स्टेटमेंट सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सबसे पहले मैं आपको बॉयंसी का मतलब बताता हूं। यह टर्म यूज करा जाता है टैक्सेशन के लिए, टैक्स बॉयंसी। टैक्स बॉयंसी का मतलब यह होता है कि बिना टैक्स का रेट चेंज करे आपकी कलेक्शन जीडीपी के कंपैरिजन में ज्यादा हो रही है। पहले 100 रुपए की जीडीपी पे मेरा मान लीजिए 20 रुपए टैक्स इकट्ठा होता था, अब आपने टैक्स रेट सेम रखा हुआ है लेकिन 100 रुपए की जीडीपी पे मेरा 25 रुपए टैक्स इकट्ठा हो रहा है। इसका मतलब टैक्स बॉयंसी हो रही है, दिस मींस टैक्स बॉयंसी। तो आप देख सकते हैं, इट इज द रिलेशनशिप अमंग वेरिएशंस इन द गवर्नमेंट्स टैक्स इनकम चेंज एंड द पोटेंशियल इन जीडीपी। तो जीडीपी को टैक्स के साथ लिंक करा गया है। इट हैज टू डू विद द सेंसिटिविटी ऑफ टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ, टैक्स की आय से जो ग्रोथ हो रही है, टू चेंजेस इन जीडीपी। मतलब जीडीपी के थोड़ा सा बढ़ने से टैक्स रेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, सॉरी टैक्स कलेक्शन ज्यादा बढ़ रहा है। व्हेन टैक्स कलेक्ट्स ग्रेटर रेवेन्यू विदाउट चेंजिंग द रेट ऑफ टैक्स, इट इज सेड टू बी बॉयंट। रेट चेंज नहीं करा लेकिन फिर भी टैक्स की कलेक्शन ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि ज्यादा लोग टैक्स भर रहे हैं, तभी टैक्स, भाई रेट आपने सेम रखा है लेकिन फिर भी कलेक्शन बढ़ रही है, क्यों? क्योंकि टैक्स रेट, क्योंकि टैक्स का कलेक्शन जो है वो ज्यादा हुआ है।
तो इंप्रूव टैक्स कलेक्शन एफिशिएंसी, इसको एफिशिएंट टैक्स सिस्टम कहा जाता है, was one of the main arguments in favor of GST. The evidence so far suggests that GST is indeed showing a higher buoyancy than the pre-GST system. Pre-GST system के कंपैरिजन में अभी का ज्यादा buoyancy दिखा रहा है, क्योंकि इफेक्टिव टैक्स जो है वो कम हुआ है। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा this augurs well for future resource mobilization in the economy. So buoyancy of GST collections जो है वो क्या है 1.1, जो कि बहुत अच्छा माना जा रहा है। इसको buoyant कहा जाता है। buoyant का मतलब it is highly efficient. GST collection has higher buoyancy than the pre-GST system. ये आप ध्यान रखें। तो ये जो है कैलकुलेशन पूरी दिखाई हुई है GST कलेक्शंस की, तो प्री सिस्टम को पोस्ट सिस्टम से दिखाया हुआ है। तो यहां पे जो कैलकुलेशन करके दिखाई है दैट इज 1.0603 और जीएसटी कलेक्शन जो है या जीएसटी बॉयंसी जो है वो 1.1 के आसपास आके रुकती है। दिस इज हियर। सो दिस इज समथिंग विच यू हैव टू रिमेंबर। ये आपको ध्यान रखना है कि जीएसटी कलेक्शन हैज लोअर बॉयंसी, गलत है, लोअर नहीं है, हायर है। बॉयंसी ऑफ जीएसटी कलेक्शंस फ्रॉम दिस टू दिस इज 1.1। ये ध्यान रखिएगा, इट इज मोर बॉयंट जीएसटी और 1.1 का जो कलेक्शन है वो चीज सामने आती है। इट इज कमिंग इन द फ्रंट। अगले सवाल पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नॉन टैक्सेशन रेवेन्यू। ये प्योरली फिस्कल पॉलिसी का क्वेश्चन है। फिस्कल पॉलिसी के अंदर जब गवर्नमेंट बजटिंग करते हैं तो दो चीजें आती है, रिसीट्स और एक्सपेंडिचर्स। तो रिसीट्स और एक्सपेंडिचर्स आर टू थिंग्स जिसमें रिसीट्स को दो हिस्से में बांटा जाता है, revenue receipts, capital receipts. So we divide the receipts into revenue receipts and capital receipts. Revenue receipts को further तोड़ा जाता है taxation revenue और non taxation revenue में। non taxation revenue पे ये सवाल है of the government of India। आपको ये बताना है कि non taxation revenue में क्या क्या आता है। एक तो हो गया taxation revenue जिसमें सारे तरह के टैक्सेस आ जाएंगे, और non taxation revenue। अब ये बहुत ही स्ट्रेट सिंपल सवाल है, आपको दिखा देता हूं मैं कि यहां पे क्या क्या चीजें आती हैं, व्हाट ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड। देखिए जी, सो इंटरेस्ट रिसीट्स, नॉन टैक्सेशन रेवेन्यू की बात कर रहे हैं। इंटरेस्ट रिसीट्स, जो लोन्स आपने दिए होंगे उस पर इंटरेस्ट आ रहा है। डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट्स, डिविडेंड यानी कि पीएसयूज को जो प्रॉफिट होता है, सरकारी कंपनियों को जो प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट के ऊपर जो है आप वो प्रॉफिट देते हो। और जो शेयर होल्डिंग्स, क्योंकि सरकार की कंपनी है तो सरकार के शेयर्स हुए, शेयर्स के ऊपर डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो डिविडेंड से अर्निंग होती है। एक्सटर्नल ग्रांट्स, ग्रांट्स का मतलब होता है डोनेशन जो वापस नहीं देना पड़ता, वो भी रेवेन्यू नेचर का होता है। अदर्स, तो ये सारा जो है टोटल नॉन टैक्सेशन रेवेन्यू कहलाता है, जो कि तकरीबन 2 लाख करोड़ तक का है। इंटरेस्ट रिसीट्स ऑन लोन्स टू स्टेट्स एंड यूटीज, डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट्स फ्रॉम पीएसईज एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इंटरेस्ट रिसीट्स जो है वो नॉन टैक्सेशन रेवेन्यू का पार्ट होते हैं। इसको आप ध्यान रखें, ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। इट इंक्लूड्स इंटरेस्ट रिसीट्स ऑन लोन्स टू बोथ स्टेट्स एंड यूटीज, डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट्स फ्रॉम पीएसईज एंड आल्सो फ्रॉम आरबीआई फॉर्म पार्ट ऑफ गवर्नमेंट्स नॉन टैक्सेशन रेवेन्यू। तो डिविडेंड एंड प्रॉफिट फ्रॉम पीएसईज ओनली फॉर्म पार्ट ऑफ गवर्नमेंट नॉन टैक्सेशन रेवेन्यू। देखिए, मैं आपको फिर बात बताऊं कि ये ओनली वर्ड से बच के रहिएगा। इट इंक्लूड्स इंटरेस्ट रिसीट्स ऑन लोन्स टू बोथ स्टेट्स एंड यूटीज, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। और डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट्स फ्रॉम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज आल्सो फ्रॉम आरबीआई, आरबीआई भी होता है इसमें, इससे भी ये चीज होती है। तो ओनली वर्ड से बच के रहे, ओनली वर्ड की वजह से सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाता है। द सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल क्या कहता है, देखें, गवर्नमेंट्स एक्स्ट्रा बजटरी बोरोविंग्स। एक्स्ट्रा बजटरी बोरोविंग्स मतलब बजट के बाहर की जो बोरोविंग्स है सरकार की, हैज शॉट अप, बहुत ऊपर पहुंच गई है, एंड रिमेन्ड हाई ड्यू टू पैंडेमिक रिलेटेड सपोर्ट टू पुअर सिटीजंस। पैंडेमिक में जो गरीबों को सपोर्ट दिया गया था, वो सपोर्ट दिया गया था सरकार की असिस्टेंस से, और वो सरकार ने असिस्टेंस दी थी बोरोइंग करके, यानी कि लोन लेकर। गवर्नमेंट हैज डन अवे विद क्लासिफिकेशन ऑफ प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर फ्रॉम बजट फाइनेंशियल ईयर 19। पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखिए, प्लान और नॉन प्लान क्लासिफिकेशन खत्म हो गया था। ये खत्म ऑफिशियली करना था जब 12th 5 ईयर प्लान का पीरियड खत्म होना था। 12th 5 ईयर प्लान का जो पीरियड है वो खत्म हुआ 2017 में, तो 2018 फाइनेंशियल ईयर ऑनवर्ड्स प्लान और नॉन प्लान क्लासिफिकेशन खत्म कर दिया गया। इट वाज ओवर, ये चीज खत्म कर दी गई। तो प्लान और नॉन प्लान क्लासिफिकेशन अब एग्जिस्ट नहीं करता। पॉइंट ये है डेट, यहां बोला जा रहा है फाइनेंशियल ईयर 19, द स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इट हैपेंड फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 18।
Government's extra budgetary borrowings has shot up and remained high due to pandemic related support to poor citizens. So इसका मैं आपको फैक्ट समझा देता हूं, देखिए. So the extra budgetary borrowings of the government were brought down from 1.48 lakh crores in financial year 20 and 1.21 lakh crores to 750 crores in 22. No extra budgetary resources were estimated in financial 23 budget. तो इसमें यह चीज है कि वो नीचे आई. तो एक्स्ट्रा बजटरी बोरोविंग्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट वर ब्रॉट डाउन. इससे यहां हुई, इससे यहां हुई. तो पहला स्टेटमेंट जो है वो ये कह रहा है इट हैज शॉट अप. तो द स्टेटमेंट इज रॉन्ग. ये स्टेटमेंट गलत है. ऐसे स्टेटमेंट्स यूपीएससी में पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा. देखिए यूपीएससी में डायरेक्टली फैक्ट बेस्ड चीजें शायद ना आए, वैसे फैक्चुअल सवाल भी आते हैं, उसकी भी पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे एनालिटिकल कि वो ऊपर बढ़ गया. नहीं, ऊपर नहीं गया, नीचे आया है. फिगर्स ये बताती है. और प्लान और नॉन प्लान को हटा दिया गया था बजट फाइनेंशियल ईयर 2018 ऑनवर्ड्स. सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट. आंसर इज डी फॉर दिल्ली. डी नीदर 1 नॉर 2. ध्यान रखिएगा. Consider the following statements. External debt of union government has been consistently increasing from financial year 16 to financial year 22, but is less than 5% of total public debt. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. एक्सटर्नल डेट, जो डेट आपने बाहरी सोर्सेस से ली है, डेट को दो हिस्सों में डिवाइड करा जाता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. इट इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स. फाइनेंशियल ईयर 16 to 22, but is less than 5% of total public debt. Public debt of union government has crossed 120 lakh crores in financial year 22. 120 लाख करोड़ जो है वो क्रॉस कर गई है. बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है. Which of the following statements are true? तो देख सकते हैं आप, पब्लिक डेट इज डिवाइडेड इनटू इंटरनल डेट और एक्सटर्नल डेट. इंटरनल डेट आप देख सकते हैं ये थ्रू आउट 53 लाख करोड़, 57 लाख करोड़ करते 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 114 लाख करोड़ फाइनेंशियल ईयर 22. ठीक है, अब ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज. ये पीटी में सवाल आ सकता है. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स इंटरनल डेट? मार्केटेबल सिक्योरिटीज, नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज. और विच ऑफ द फॉलोइंग कंसोलिडेट्स द एंटायर डेट ऑफ द कंट्री? इंटरनल प्लस एक्सटर्नल. एक्सटर्नल डेट जो है वो है 6.59 लाख करोड़ और एक्सटर्नल डेट है 114 लाख करोड़. कुल मिला के 121 लाख करोड़ का डेट है फाइनेंशियल ईयर 22. इस चीज को आपको ध्यान रखना है. दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर. तो एक्सटर्नल लायबिलिटी इन पब्लिक डेट, इंटरनल लायबिलिटी जो है वो 4.9% है, एक्सटर्नल लायबिलिटी 95.1% है. मैसिव एक्सटर्नल लायबिलिटी है, इसको ध्यान रखिएगा. तो इस वजह से जो सवाल पूछा गया था, ये आप ध्यान रखें, that external debt of union government has been increasing from 16 to 22 but has been less than 5% of the total public debt. तो पब्लिक डेट जो है उसमें 5% से कम रहा है, लेकिन हर साल देखिए बढ़ता जा रहा है. 61 से 68, 75, 85, 105, ये चीज हुई. उसके बाद स्टेटमेंट कहता है पब्लिक डेट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट हैज क्रॉस्ड 120 लाख करोड़. बिल्कुल सही है, 121 लाख करोड़ का पब्लिक डेट हो चुका है. प्लीज रिमेंबर दिस, इसको ध्यान रखिएगा. इसके बाद कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. डेटेड सिक्योरिटीज. डेटेड सिक्योरिटीज मतलब कोई भी आपने ऐसी सिक्योरिटी परचेज करी जो कि एक पर्टिकुलर डेट पे जाके मैच्योर होगी. सारी सिक्योरिटीज ऐसी ही होती है. मतलब शेयर्स ऐसे होते हैं जो कभी भी बेच दो, सुबह लेके शाम को बेच दो, कल बेच दो, 10 दिन बाद बेचो, 10 साल ना बेचो. लेकिन सिक्योरिटीज नॉर्मली जो बॉन्ड्स होते हैं वो एक फिक्स डेट के साथ आते हैं, उनको डेटेड सिक्योरिटीज कहा जाता है. डेटेड सिक्योरिटीज में दो डेट्स आती हैं, एक होते हैं लॉन्ग टर्म डेटेड सिक्योरिटीज, दूसरे होते हैं शॉर्ट टर्म डेटेड सिक्योरिटीज. लॉन्ग टर्म डेटेड सिक्योरिटीज ऐसी होती है जो कि लंबे अरसे के बाद मैच्योर होती है, सालों बाद मैच्योर होती है. लॉन्ग टर्म डेटेड सिक्योरिटीज आर ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी गुड एंड सेफ, क्योंकि उसमें जो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस होते हैं इंटरेस्ट रेट के, वो मैटर नहीं करते. वो आपको लॉन्ग टर्म इवेंचुअली फाइनल इंटरेस्ट रेट मैटर करता है. तो सवाल देखें, द प्रोपोर्शन ऑफ डेटेड सिक्योरिटीज मैच्योरिंग इन लेस देन 5 years डिक्लाइंड एंड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज हैव इंक्रीज्ड. कि लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज इंक्रीज करी है. लॉन्ग टर्म डेटेड सिक्योरिटीज इंप्रूव्स इंटरेस्ट पेमेंट मैनेजमेंट. ये इंप्रूव करता है. बताना ये है कि कौन सा स्टेटमेंट्स गलत है. हमेशा अगर इनकरेक्ट पूछा जाए ना, कान खड़े हो जाने चाहिए. आप सर्कल करके ये कर लो ताकि भूलो ना, मतलब इतनी सी भी गुंजाइश ना हो गलत होने की. सो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज इंसुलेट्स डेट, इंसुलेट कर देता है, बचा लेता है फ्रॉम सडन स्पाइक इन इंटरेस्ट रेट.
अगर एकदम से इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए तो उसका बर्डन उसके ऊपर आएगा जिसको पे करना है इंटरेस्ट, नहीं करना पड़ेगा क्योंकि लॉन्ग टर्म है, ड्यू टू एनी इवेंट और क्राइसिस. As rate of interest rate is fixed, it significantly provides stability in interest payment and budget management. तो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है इंटरेस्ट पेमेंट में और बजट मैनेजमेंट में. इस वजह से ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज आर गुड, तो ये चीज आप ध्यान रखें. सो लॉन्ग टर्म दे प्रोवाइड इंप्रूव्स इंटरेस्ट पेमेंट मैनेजमेंट, ये भी चीज है. The rollover risk in the medium term over the last few years, the proportion of dated securities maturing in less than 5 years has declined, whereas long-term securities have shown an increasing trend. जो long-term securities हैं, उन्होंने increasing trend जो है वो दिखाया है. दोनों स्टेटमेंट सही है. आंसर इज डी फॉर डेली. ये जो है पूरा एनालिसिस दिया है 0 to 5 years, 5 to 10, 10 to 20, 20 above. Entire analysis, elongation of maturity profile of outstanding dated union government securities. अलग अलग टाइप की सिक्योरिटीज है, उसका एनालिसिस दिया हुआ है कि अब देखिए 20 साल से ऊपर वाली सिक्योरिटीज में रिस्क जो है वो कितना कम हो गया. रिस्क हैज ड्रास्टिकली रिड्यूस. ये लॉन्ग टर्म हुई ना, ये वेरी लॉन्ग टर्म हुई. वैसे तो 10 से 20 साल भी लॉन्ग टर्म हुई, लेकिन इसका रिस्क इसमें थोड़ा सा ज्यादा है, इसमें और ज्यादा है. शॉर्ट टर्म में देखिए सबसे ज्यादा रिस्क है. तो ये चीज जो है ये देखी जा रही है. विच अमंग द फॉलोइंग इज द डायरेक्ट आउटकम ऑफ बेटर फिस्कल मैनेजमेंट बाय द गवर्नमेंट. ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. पूछा गया है क्या चीज सही है. ये सवाल आप ऐसे ही बता सकते हो. अगर सरकार ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेटर करी है, इसका मतलब सरकार का फिस्कल डेफिसिट कम होगा, सरकार के ऊपर उधार कम होगा या वो कम उधार लेगी, सरकार के रेवेन्यूज अच्छे होंगे, टैक्स कलेक्शन बढ़िया होगा. ये सारी चीज और ग्रोथ जो है वो हो रही होगी. ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी अगर फिस्कल मैनेजमेंट वुड बी बेटर. इसको ध्यान रखें. So it helps in reducing public debt of the government. बिल्कुल सही है. It helps in lowering the cost of capital in the economy. Cost of capital मतलब इंटरेस्ट रेट, सबसे सस्ते लोन्स मिल रहे हैं. सही है. It helps in increasing private sector investment. बिल्कुल सही है. प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, इसको बोलते हैं क्राउडिंग इन ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट. भाई सब कुछ सरकार थोड़ी करेगी. अगर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट कर रहा है मतलब इकोनॉमी में ग्रोथ हो रही है. आप प्राइवेट सेक्टर हो, आप कब इन्वेस्ट करोगे? जब आपको रिटर्न दिखेगा. रिटर्न दिख रहा होगा ना, तभी प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट आ रहा है. इट रिड्यूसेस कॉस्ट ऑफ एजुकेशन लोन्स. देखिए ये तो खैर है, एजुकेशन लोन्स की कॉस्ट वैसे भी थोड़ी सब्सिडाइज्ड है, लेकिन यहां पर भी रिड्यूस होती है. ये सारे स्टेटमेंट्स जो है ये एक तरीके से सही है. ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. आंसर इज डी फॉर दिल्ली. सो ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. बेटर फिस्कल मैनेजमेंट मींस लो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, रिड्यूसिंग टाइप ऑफ लोन्स, हाउसिंग, एजुकेशन, बिजनेस लोन सस्ते हो जाते हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो कम हो जाता है. ये सारी चीजें होती है. तो उसके बारे में एक ये पैराग्राफ दिया है जो कि आप पढ़ सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट या लोन्स किस तरीके से प्रोवाइड होते हैं. यू कैन रीड दिस. ये सारे के सारे पीडीएफ्स मैंने अपने टेलीग्राम हैंडल पर अपलोड कर रखे हैं. उसके बाद एक क्वेश्चन है, करेक्टनेस बतानी है. आईएफएससी गिफ्ट सिटी फाइनेंशियल सर्विसेज कोड एज ग्लोबल हब ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज. Which among the following incomes have been exempt from tax by Finance Act 2022? इसी साल के पिछले साल के बजट में आईएफएससी को ग्लोबल हब बनाने के लिए क्या क्या किया गया है, किन किन चीजों को टैक्स से एग्जेम्प्ट किया गया है. सवाल बिल्कुल सीधा है, हमें यह बताना है कि क्या है. Over the past few years, several tax concessions have been provided to units located in IFSC International Financial Services Center under the Income Tax Act to make it a global hub of the financial services sector. तो इसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं? They have been made exempt from tax subject to specified conditions. Income of a non-resident from offshore derivative instruments. अगर कोई एनआर नॉन रेजिडेंट जो है वो ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा कोई इनकम उसकी कोई इनकम होती है तो उस पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा. ऑफशोर मतलब भारत के बाहर के डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स. डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स मतलब फ्यूचर्स, ऑप्शंस, ये होते हैं. ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स इशूड बाय एन ऑफशोर बैंकिंग यूनिट. ऑफशोर बैंकिंग यूनिट ने अगर कोई बेचा ओवर द काउंटर, मतलब जैसे काउंटर के ऊपर से जब बेचते हैं डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, उससे आपको कोई इनकम होती है. इनकम मतलब गेन होता है या कोई आपको रिटर्न आता है. रॉयल्टी या इंटरेस्ट से कोई चीज आती है, अकाउंट ऑफ लीज ऑफ अ शिप, ये चीज है एग्जेम्प्ट है. इनकम रिसीव्ड फ्रॉम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज इन आईएफएससी. तो ये सारी चीजें एग्जेम्प्ट करी गई है, ये आपको याद रखना पड़ेगा. तो ये सारी चीजें एग्जेम्प्ट करी गई है. आंसर इज डी फॉर दिल्ली. ऑल दीज थिंग्स हैव बीन एग्जेम्प्ट. प्लीज रिमेंबर दिस. इसको आप ध्यान रखेंगे. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस आएंगे पीटी में, प्रीलिम्स में ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे
और आप ये समझ के चलिए इसमें आपका इकोनॉमिक्स का मैक्सिमम कोर्स कवर भी हो रहा है क्योंकि कॉन्सेप्ट्स कवर हो रहे हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग WTO's ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट। यदि आप WTO के बारे में जानते हैं तो मैं यह बता दूं कि WTO एक बहुत नई संस्था है। ब्रिटेन वुड्स के तहत UN वर्ल्ड बैंक बना था और WTO भी बनना था, लेकिन उस टाइम पे WTO नहीं बन पाया और सिर्फ एक अग्रीमेंट आया, GATT। 1994 में WTO बनाया गया जिसके तहत कई सारे अग्रीमेंट्स लाए गए। अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, अग्रीमेंट ऑन SPS, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स, अग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रिम्स। उसी की तरह आप ये देख रहे हैं ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट है। तो पूछा यह जा रहा है कौन सी पंक्तियां सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। India stands fully compliant with all the commitments under WTO's Trade Facilitation Agreement, TFA. Compliance has been achieved well within the stipulated timeline of February 22 and the same stands duly notified and acknowledged by the World Trade Organization. The heartening results achieved can be evidenced from the significant improvements in the standing in the UN Global Survey. ये चीज दिखाई दे रही है on digital and sustainable trade facilitation, whereas India has witnessed a sustained improvement in trade facilitation score. बहुत अच्छी बात है। अगर हमने मूवमेंट बढ़िया देखा है to 90.32% from 78.49%, यहां से यहां तक अगर मैंने देखा है तो बहुत अच्छी बात है। इंडिया इज द बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्री व्हेन कंपेयर्ड विद साउथ एंड साउथ वेस्ट एशिया। भारत का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, काफी बढ़िया माना गया है एंड दिस इज अ वेरी गुड न्यूज। ट्रेड के बेसिस पे ही देखिए कोई कंट्री आगे बढ़ सकती है एक ग्लोबलाइज्ड एनवायरनमेंट में। तो आई होप आपको चैप्टर 3 समझ में आया होगा। आप इसी तरीके से सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ सकते हैं अगर आप 2023 के एस्पिरेंट हैं, जिसमें हम SIP बैच एक्सक्लूसिवली आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जो स्टार्ट हो चुका है। और आप ये ध्यान रखें ये एक आखिरी बैच है जो कि 2023 प्रीलिम्स के लिए है, जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स प्रीलिम्स के रिवाइज करवाए जाएंगे। इस बैच का प्राइस सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपए, 6,000 रुपीज है, जिसमें आपको 200 घंटे की लाइव टीचिंग टॉप फैकल्टीज द्वारा करवाई जाएगी, बुकलेट्स दी जाएंगी और टेस्ट सीरीज दी जाएगी। तो ये बैच जरूर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ साथ जो 2024 के एस्पिरेंट्स हैं आप लोगों के लिए कंप्लीट GS फाउंडेशन बैच है, अगेन एट अ डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ जस्ट 19,000 रुपीज इफ यू यूज माई कोड। कोड एक ही है, सांघी लाइफ। बैच चाहे जो मर्जी सब्सक्राइब करो, हिंदी मीडियम का करो, इंग्लिश मीडियम का करो, ऑप्शनल NCERT, GS फाउंडेशन और SIP। सो गाइस, स्टडी IQ IAS ये हाई क्वालिटी कंटेंट आप तक लाता है, आप जरूर सब्सक्राइब करें और मुझसे इन सारे सोशल मीडिया चैनल्स पे जुड़े जहां पर आपको बहुत अच्छा कंटेंट हम देते हैं, बहुत मेहनत करते हैं इस कंटेंट पे। जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।